चले शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी या मानव संबंध सिद्धांत। मानव संबंध सिद्धांत और इसमें एल्टन मेयो का योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्टन मेयो। जो ये मानव संबंध सिद्धांत या ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, ये F.W. टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है या उसी पे बेस्ड है। तो थोड़ा सा संक्षेप में फिर से चर्चा करेंगे वैज्ञानिक प्रबंध की, और वहीं से फिर मानव संबंध सिद्धांत की उत्पत्ति होगी। एल्टन मेयो आप देख रहे हैं, बेसिकली ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट हैं। समय 1880 से 1949 है। यूएस में फिर सोशियोलॉजिस्ट प्रोफेसर रहे हैं ये, और वहीं इन्होंने अपनी ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया है। तो देखें 1910-11 F.W. टेलर, जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी या वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और जिसे हमने संगठन की प्रथम व्यवस्थित विचारधारा, फर्स्ट सिस्टेमेटिक साइंटिफिक अप्रोच की संज्ञा दी है। 1910-11 में टेलर की पुस्तक पब्लिश हुई थी, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। स्क्रीन पे हम उनकी किताब भी देख रहे हैं। बाद में फिर वो रिवाइज्ड एडिशन आया था उसका, तो उसका नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मूल पुस्तक ये थी, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। रिवाइज्ड एडिशन फिर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी। टेलर हम देखते हैं कि अमेरिका में निजी कंपनी में इंजीनियर थे। वहां उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, समस्याएं देखी थी उनके समाधान के लिए, और फिर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जब टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट को कंपनीज में लागू किया गया, तो उन कंपनियों के प्रोडक्शन में आउटस्टैंडिंग बढ़ोतरी हो गई थी, अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी, और उसी की वजह से टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट को सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी गई थी। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो 1850 के आसपास हुई थी, जब बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया गया था कंपनीज में, बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट हुआ था, और उससे उत्पादन में बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन कई सारी कमियां थीं। उन कमियों को दूर करने के लिए टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी लेके आए थे, और एक बार फिर कई गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई थी प्रोडक्शन में, और इसीलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट को सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की संज्ञा दे दी गई थी। परिणाम हुआ था कि ये एक इंटरनेशनल मूवमेंट बन गया था। अमेरिका के अलावा दूसरे देश भी इस सिद्धांत को अपने यहाँ लागू करना चाह रहे थे, और जिन कंपनियों में टेलर ने सिद्धांत दिया, उनके अलावा कुछ दूसरी कंपनियां भी टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध को अपने यहाँ लागू करने के लिए प्रेरित हुई थी। प्राइवेट कंपनीज में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, सबको लग रहा है कि वो अपना प्रॉफिट बढ़ाएं। अगर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में ऐसा हो रहा है, तो दूसरी कंपनियां भी जरूर उन टेक्निक्स को, उन थ्योरीज, प्रिंसिपल्स को अपनाना चाहती हैं कि जिससे उनके भी प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो सके। यहीं से हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि अमेरिका में दूसरी कई कंपनियां थीं जो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करना चाह रही थीं, किया भी। मिडवेल और बेथलेहम कंपनी के बारे में हम जानते हैं, जहां टेलर ने एक्सपेरिमेंट किए थे और फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी। एक और कंपनी की हम बात कर रहे थे, फोर्ड कंपनी, जो कि कार बनाने वाली कंपनी है, उसने भी
टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट को अपने यहां अप्लाई किया था। यूएस की ही और एक कंपनी थी, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। शिकागो सिटी में ये कंपनी थी, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। ये भी टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को लागू कर रही थी अपने यहां। लेकिन जो टेलर के दावे थे, जैसा हम भी बात करके आए, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कई कई गुना उत्पादन बढ़ गया, उसी को देखते हुए इस कंपनी ने लागू भी किया टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध को। लेकिन इस कंपनी को वैसे आउटपुट और रिजल्ट नहीं मिले जैसे कि मिडवेल या बेथलेहम में थे, जैसे हमने दावे किए थे। और देखा भी कि 12 टन अगर पुराने फावड़े का यूज करके दिन भर में लेबर काम करता था, कच्चे लोहे को ढोते था, नए फावड़े आए तो 48 से 60 टन तक वो काम होने लगा। मतलब 4 से 5 गुना तक बढ़ोतरी देखिए। टेलर ने कहा मानसिक क्रांति हो जाएगी, लड़ाई झगड़े रुक जाएंगे, संगठन में कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन होगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा। लेकिन वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के अनुभव बहुत अच्छे नहीं थे टेलर के सिद्धांत को लागू करने के बाद भी। उस कंपनी में न तो अपेक्षित मात्रा तक उत्पादन बढ़ा था, अभी भी श्रमिकों में असंतोष था, समस्याएं थीं, वही जल्दी जल्दी नौकरी छोड़ना, लड़ाई झगड़ा, काम के प्रति अरुचि, उदासीनता की भावना। मतलब कहा जाए कि वैसी सफलताएं नहीं मिल रही थीं जैसे कि दावे हमने देखे भी, और सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम से हमने इसे इतनी बड़ी संज्ञा भी दे दी। तो फिर अब जो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध है, पहली व्यवस्थित विचारधारा, इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन, द्वितीय औद्योगिक क्रांति, लेकिन वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी तो नहीं है सेटिस्फाई। वहां तो साइंटिफिक मैनेजमेंट उस कंपनी के अपेक्षाओं आकांक्षाओं पे खरा नहीं उतर रहा है। ये स्थिति थी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी की, जो कि अमेरिकी कंपनी थी। इसी संदर्भ में फिर टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की जांच आवश्यक हो गई थी। देखिए, अल्टीमेटली हमें ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना है, हमारा पर्पस यही है। अब तक हमें लग रहा है कि अच्छा टेलर ने एक थ्योरी दी है, उससे हो जाएगा ये काम, लेकिन वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में तो नहीं है इस तरह के रिजल्ट। तो वैसी स्थिति में अब क्या करें क्या नहीं करें वाली स्थिति बन गई है। अगर टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो जो बातें कही हैं, चाहे वो डीपीआरएस हो, चाहे फंक्शनल फॉर्मेंसिव हो, चाहे कैरेट एंड स्टिक विचारधारा हो, जो जो टेलर ने बातें कही, अगर वो सब वास्तव में प्रोडक्शन के लिए इतनी जरूरी हैं, कंपनी लागू भी कर रही है, तो फिर इस कंपनी को क्यों वैसे आउटकम नहीं मिल रहे हैं, वैसे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। और अगर टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में जो बातें कही हैं वो बातें सही नहीं हैं, तो अभी फिर हमें रिसर्च करके ये जानना है कि फिर टेलर में क्या कमियां हैं, कैसे हम अब प्रोडक्शन बढ़ाएं, कैसे जो श्रमिकों का असंतोष है उनको सॉर्ट आउट करें, उनका समाधान करें। तो दोनों कंडीशन में टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को जांच करना आवश्यक हो गया था कि टेलर सही हैं तो कहीं कंपनी तो उनको लागू करने में कुछ गलतियां नहीं कर रही, और अगर टेलर ही गलत हैं तो फिर सही क्या है। अगर टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को हम एक लाइन दो लाइन में कुछ सार रूप में कहें तो देखिए, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध का सार है कि भौतिक यांत्रिक कारकों का
उत्पादन वृद्धि से सीधा और सकारात्मक संबंध होता है। सार देखिए, ये 2 लाइन है वैज्ञानिक प्रबंध की। वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो मैकेनिकल अप्रोच हो, वो इकोनॉमिक मैन का कॉन्सेप्ट हो, वो क्लोज सिस्टम हो, सार तो यही है। फिजिकल मैकेनिकल जो चीजें हैं बस वही प्रोडक्शन बढ़ाने घटाने से सीधे तौर पे जुड़ी हैं। ज्यादा पैसा दे दो, ज्यादा बोनस दे दो तो ज्यादा उत्पादन होता है, अच्छी कार्य दशाएं दे दो तो उत्पादन होता है, और नहीं तो उत्पादन नहीं होता है। यही सोच है। उसी सोच की हमें जांच करनी है कि वास्तव में ऐसा है या नहीं है। भौतिक यांत्रिक कारकों का उत्पादन वृद्धि से कोई सीधा सकारात्मक संबंध है भी या नहीं है। जांच के लिए 27 से 32 के बीच में हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट किए गए। शिकागो सिटी का ही एक गांव कस्बा है, उसका नाम है हॉर्थॉर्न। वहां उस कंपनी का एक प्लांट लगा हुआ था। उस प्लांट में कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की जांच करना था और फिर जांच के आधार पे क्या रिजल्ट मिल रहे हैं उसके आधार पे कुछ हमें फिर नए थ्योरीज, नए प्रिंसिपल्स को डेवलप करना था। तो हॉर्थॉर्न में कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। हॉर्थॉर्न गांव या कस्बा है शिकागो का जहां वो प्लांट था कंपनी का। उसी के नाम पे उन प्रयोगों का नाम पड़ गया हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट हुए 27 से 32 के बीच में। उन प्रयोगों के निष्कर्ष मिले हमें 1939 में। हमें मिले मतलब दुनिया को कब पता लगा भाई? जब वो जो प्रयोग करता थे उन्होंने जब अपने प्रयोगों, अपने निष्कर्षों के बारे में कोई आर्टिकल लिखा, कोई पेपर पब्लिश किया, कोई किताब लिखी, हमें तो तब पता लगेगा कि अच्छा ऐसा हुआ। नहीं तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात है। और आजकल का वो आईटी वाला जमाना तो है नहीं है कि अभी कुछ हुआ है 2 मिनट में ट्विटर पे आ जाएगा कि तो 1939 में एक बुक पब्लिश हुई, मैनेजमेंट एंड द वर्कर। उस बुक का भी देखिए यहां कवर लगा हुआ है, मैनेजमेंट एंड द वर्कर। उस बुक में हॉर्थॉर्न प्रयोग और उनके जो निष्कर्ष थे वो शामिल किए गए। उसी पे ये किताब लिखी गई। और इस किताब के आने के साथ ही हमने मानव संबंध सिद्धांत की शुरुआत मान ली। किताब का नाम ही देखिए, मैनेजमेंट एंड वर्कर, प्रबंध एवं कार्मिक। मतलब अब हम केवल प्रबंध की बात नहीं करेंगे बल्कि अब हम कार्मिकों की भी बात करेंगे। किताब के नाम से ही देखिए आप, वहां नाम है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। केवल किताबों के नाम में ही देखिए पूरा सार छुपा हुआ है। प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, केवल हम तकनीकों, नियम, कानूनों की बात करेंगे, भाई किताब का नाम ही है। और यहां है मैनेजमेंट एंड द वर्कर, तो मतलब अब हम मैनेजमेंट के साथ साथ वर्कर की भी बात करेंगे। किताब का नाम है तो नेचुरल सी बात है अंदर होगा भी तो कुछ वैसा, वही तो नाम रखा गया है किताब का। तो मतलब वो वैज्ञानिक प्रबंध और ये मानव संबंध, ह्यूमन रिलेशन। हम लोगों के आपस के संबंधों, उनकी भावनाओं, समस्याओं, उनकी फीलिंग्स, उनकी पसंद नापसंद, अब इन चीजों की बात करेंगे। तो वास्तव में वैज्ञानिक प्रबंध की समीक्षा के परिणाम स्वरूप ही मानव संबंध सिद्धांत की उत्पत्ति हुई है। आधार साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ही है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के लिए। जो ये प्रयोग हुए 1927 से 32 के बीच में
ये प्रयोग किए एल्टन मेयो, जो कि आप देख रहे हैं, और उनके कुछ सहयोगी थे उन्होंने। बल्कि एल्टन मेयो के पहले भी इन हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की थी जॉर्ज पेनॉक नाम के व्यक्ति ने। जॉर्ज पेनॉक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के ही एक कर्मचारी थे। वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को लागू होते हुए देख रहे थे और समस्याएं भी देख रहे थे। तो एक तरह से कहा जाए, जो स्थितियां टेलर के सामने थी वही स्थितियां जॉर्ज पेनॉक के सामने थी। टेलर भी कंपनी के कर्मचारी थे, समस्याएं देख रहे थे, समाधान के लिए प्रयोग कर रहे थे। बस वही स्थिति यहाँ जॉर्ज पेनॉक, ये भी कंपनी के कर्मचारी, बस अब यहाँ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलरेडी है, उसको लागू कर रहे हैं, लेकिन अपेक्षित सफलताएं नहीं मिल रही हैं, समस्याएं दिख रही हैं। तो जॉर्ज पेनॉक ने प्रयोग शुरू किए। हाँ, लेकिन बाद में फिर उन्होंने एल्टन मेयो को बुलाया अपनी कंपनी में। एल्टन मेयो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे उस समय अमेरिका में। एल्टन मेयो समाजशास्त्री थे, सोशियोलॉजिस्ट थे। जॉर्ज पेनॉक की किसी पार्टी में मुलाकात हुई एल्टन मेयो से, परिचय हुआ एक दूसरे का। जॉर्ज पेनॉक को पता लगा कि एल्टन मेयो समाजशास्त्री हैं, और इस तरह के एक्सपेरिमेंट एल्टन मेयो ऑलरेडी 1923 में फिलाडेल्फिया की एक कपड़ा मिल में इस तरह के एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी कर चुके थे एल्टन मेयो। बातचीत चर्चा के दौरान जब ये सब बातें पता लगी पेनॉक को, तो पेनॉक ने कहा, अरे आप तो बड़े अच्छे आदमी, आप तो हमारे काम के आदमी निकले। हमने भी अपनी कंपनी में कुछ इस तरीके के प्रयोग शुरू किए हैं। आपको तो लंबा अनुभव है, समाजशास्त्री हैं, आप आइए और जरा अपने समाजशास्त्रीय नजरिए से जरा बताइए देख के कि कंपनी की जो ये हमारी समस्याएं हैं, श्रमिक असंतोष है, काम में मन नहीं लगना है, जल्दी जल्दी नौकरी छोड़ना, जरा बताइए कि कैसे इस तरह की समस्याओं को हम हल कर सकते हैं। तब फिर मेयो पहुंचे उनकी कंपनी में अपनी टीम के साथ। वो जो हॉर्थॉर्न प्रयोग शुरू किए थे जॉर्ज पेनॉक ने, फिर मेयो ने उनका जिम्मा संभाला। लगभग 5 साल तक ये प्रयोग चले। मेयो के एक दो सहयोगी थे, वो आप यहां देख रहे हैं। एक रॉथलिसबर्गर, बेसिकली ये किताब भी उन्होंने लिखी थी 1939 में। रॉथलिसबर्गर, फ्रिट्ज रॉथलिसबर्गर, मैनेजमेंट थियोरिस्ट। एक मेयो के सहयोगी थे विलियम जॉन डिक्सन, ब्रिटिश डिप्लोमेट। एक तरह से कहा जाए तो जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं और साथ में उनके पीएचडी वाले कुछ स्टूडेंट होते हैं, शोध छात्र होते हैं, तो बस एक तरह से वही स्थिति की मेयो प्रोफेसर, ये सब उनके टीम के मेंबर पहुंचे, सब ये दलबल के साथ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी हॉर्थॉर्न प्लांट। और फिर उन्होंने इन प्रयोगों को आगे किया। मेनली ये 27 से 32 के बीच में प्रयोग हुए। उन्हीं के जो निष्कर्ष थे, एक्सपीरियंस थे, वो फिर रॉथलिसबर्गर ने किताब लिखी। 1939 तक आते आते वो किताब पब्लिश हुई। तब पूरी दुनिया को पता लगा कि अच्छा, जंगल में मोड़ना चाहे, ऐसा हुआ है। मतलब हॉर्थॉर्न प्रयोग हुए हैं, उनके क्या प्रयोग हुए हैं, क्या निष्कर्ष मिले हैं, हमने जाना, और तभी से फिर हमने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी की शुरुआत मान ली। तो ये तो पूरी कहानी या पृष्ठभूमि है कि मानव संबंध सिद्धांत कब आया, क्यों आया, क्या संदर्भ, क्या परिस्थितियां थी। अब हमें ये जानना है कि हॉर्थॉर्न में कौन कौन से प्रयोग हुए और उनके निष्कर्ष क्या थे। देखिए यहां हॉर्थॉर्न प्रयोग यहां लिखे हुए हैं, और फिर इसके बाद हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि उन प्रयोगों के निष्कर्ष क्या थे। संक्षेप में हम जानेंगे ये प्रयोग क्या थे।
हॉर्थॉर्न बक्स देखिए, पिक्चर लगी हुई है, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी हॉर्थॉर्न बक्स, एक ड्राइंग के रूप में बस लगा दिया गया है। हॉर्थॉर्न प्रयोगों का संचालन जो हुआ, 4-5 जो इंपॉर्टेंट प्रयोग हुए, यहां नाम देख रहे हैं आप। पहला प्रकाश चमक का प्रयोग, ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। 24 से 27, मतलब वो जो जॉर्ज पेनॉक ने शुरू किया था तो वो तो चल ही रहा था पहले से, हमने कहा। फिर मियो ने आके जिम्मा संभाला, तो एक वो था। फिर रिले असेंबली टेस्ट रूम यंत्र संग्रहित परीक्षण कक्ष प्रयोग 27 से 29। साक्षात्कार कार्यक्रम इंटरव्यूइंग प्रोग्राम 28 से 30। बैंक बायरिंग निरीक्षण कक्ष बैंक बायरिंग ऑब्जर्वेशन स्टडी 32, लगभग उसी के आसपास। फिर कर्मचारी परामर्श, जो वर्कर्स हैं उनकी एडवाइस ली गई कि बताइए आप क्या चाहते हैं। तो ये 4-5 प्रयोग किए गए जिन्हें हम सामूहिक रूप से हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। क्या थे ये एक्सपेरिमेंट, संक्षेप में इनको जाने। जैसा हम बात कर रहे हैं कि हमें टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट को रिव्यू करना है, समीक्षा करनी है और देखना है कि भौतिक यांत्रिक कारकों का वास्तव में उत्पादन वृद्धि से सीधा संबंध है भी या नहीं है। मेयो उनके सहयोगी गए हॉर्थॉर्न प्लांट में। कंपनी का नाम आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक कंपनी, मतलब बिजली का सामान बनता था कंपनी में। 2 कमरे चुने इन लोगों ने प्रयोग के लिए। महिला श्रमिक बेसिकली काम कर रही थी उन प्रयोगों, उन कमरों में। टेलीफोन के तार बनना या और जो इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं वो सब बनाए जाते थे कंपनी में। 2 कमरों को इन्होंने चुना एक्सपेरिमेंट के लिए। भौतिक यांत्रिक कारकों के ऊपर हमें प्रयोग करना है, इस बात को ध्यान रखें। टेलर ने कहा है मानकीकृत कार्यदशाएं, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क कंडीशंस, उसमें हमने देखा कि बेहतर कार्यदशाएं भी शामिल हैं। हवा, पानी, रोशनी, विश्राम, चाय, ये सारी चीजें तो सब भौतिक यांत्रिक कारक ही हैं। विश्राम को एक जरूर हमने कह दिया कि भाई इसे हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच दे दें, अदरवाइज तो भाई कितनी रोशनी हो, साफ सफाई हो, नहीं हो, कब आना कब जाना, तो एक तरह से बस ये तो बेहतर कार्यदशाओं का पार्ट है। एक कमरे में इन लोगों ने, जैसा नाम है प्रकाश चमक का प्रयोग, उतने लाइट की, उतने प्रकाश की व्यवस्था की जितना टेलर ने बताया। हम बात कर रहे थे कि मैकडोनल्ड हो, डोमिनोज हो, सब टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट को आज की डेट में लागू कर रहे हैं। एक एक चीज फिक्स है, कौन सी मशीन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, टेम्परेचर क्या होगा, कूलिंग कितनी होगी, कौन व्यक्ति किस मशीन को ऑपरेट करेगा, सब कुछ फिक्स। तो टेम्परेचर, लाइटिंग, हर कुछ फिक्स है। तो एक कमरे में उतना ही लाइट की व्यवस्था कर दी जितनी टेलर ने बताई है, और दूसरे कमरे में उस लाइट को थोड़ा सा फ्लक्चुएट ऊपर नीचे करके देखा कि क्या इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन है प्रोडक्शन से। मान लीजिए टेलर ने कहा है कि 10 बाई 10 का एक कमरा है, उसमें एक 60 वाट का बल्ब लगा हो तो उतनी रोशनी पर्याप्त है लोगों को काम करने के लिए। ठीक है, एक कमरे में लगा दिया उतना। दूसरे कमरे में 60 को घटा के 40 किया, 100 किया, कि क्या फर्क पड़ता है इन चीजों का। भाई भौतिक यांत्रिक कारक है, ये प्रकाश चमक जैसा नाम ही है। जब दूसरे कमरे में इन्होंने प्रकाश 60 को बढ़ा के 100 किया तो देखा कि उस कमरे में जो श्रमिक काम कर रही थी उनके उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई। तो प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि मतलब ज्यादा लाइट तो ज्यादा उत्पादन। लेकिन कुछ दिन बाद इन्होंने उसे घटा के 40 कर दिया।
और कंफ्यूज हो गए या कहें कि आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि जब 60 को 100 किया था तो उत्पादन बढ़ा, लेकिन जब 40 किया तब भी उत्पादन में बढ़ोतरी देखी गई। तो अभी जो प्राइमा फेसी हमें लग रहा था कि उत्पादन बढ़ने से, लाइट बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है, अब तो डाउट हो गया उस बात पे। यहां तो लाइट घटने से भी उत्पादन बढ़ रहा है। मतलब अब अगर हम कुछ निष्कर्ष निकालना चाहें तो अभी थोड़ा जल्दीबाजी होगी, लेकिन इतने से प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकालना चाहें तो कह सकते हैं कि शायद लाइट का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है प्रोडक्शन से। उस दूसरे कमरे में गए जहां वो 60 फिक्स कर दिया था जितना टेलर ने बताया, और इन लोगों ने पाया कि प्रयोग के दौरान उस दूसरे कमरे के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। जितना ये लोग कंपनी में पहुंचे, प्रयोग शुरू करने के पहले जितना प्रोडक्शन हो रहा था और अब प्रयोग हुआ है, तो इन्होंने पाया कि उतना ही प्रकाश है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, लेकिन प्रयोग के दौरान वहां भी उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो अब कुछ कुछ तो क्लैरिटी आ रही है बात में कि इसका मतलब है कि लाइट का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। उतनी लाइट है तब भी उत्पादन बढ़ा है, बढ़ाई गई है तब भी बढ़ा है, और कम की गई है तब भी बढ़ा है। तो लग रहा है कोई और चीज है जो अभी इन लोगों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मोटिवेट कर रही है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है और थोड़ा जल्दीबाजी भी होगी। कुछ और करें एक्सपेरिमेंट ताकि इस बात को थोड़ा पक्की हो जाए, बात मजबूत हो जाए। और एक प्रयोग, रिले असेंबली टेस्ट रूम। प्रकाश के कलर चेंज किए गए। पुराने जमाने का वो जो बल्ब चलता था लाल बल्ब, उसकी जगह CFL लगा लो, कि आज तो अब LED लगा लो, या अलग अलग कलर के बल्ब आते हैं, देखिए लाल नीला पीला रंग बिरंगे, तो अलग अलग कलर चेंज करके, कि क्या इसका कोई रिलेशन है? प्रकाश के अलावा जो और भौतिक यांत्रिक कारक हैं, अदर फिजिकल मैकेनिकल फैक्टर्स, उनको भी अब शामिल किया गया एक्सपेरिमेंट में। जैसे टेलर ने कहा कि बीच बीच में ब्रेक दिया जाए कर्मचारियों को, ब्रेक के दौरान उनके चाय पानी का इंतजाम किया जाए। इन लोगों ने तो यहां तक कर दिया कि लंच ब्रेक होगा, और लंच भी घर से नहीं लाना है, बल्कि कंपनी में अब कैंटीन है और कैंटीन से मुफ्त में लंच मिलेगा। कि क्या इन सब चीजों का कोई फर्क है? अगेन, जब इन लोगों ने ये सब सिस्टम शुरू किया कि लंच का ब्रेक में कंपनी की तरफ से कैंटीन है, लंच फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इन लोगों ने पाया कि प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो गई। तो फिर लगा कि शायद इसका मतलब कि ब्रेक लंच इन सब चीज़ों का रिलेशन है, कि भाई ये सब हमने शुरू किया है, प्रोडक्शन बढ़ गया, चला कुछ दिन तक ऐसा, और फिर इन लोगों ने अचानक बंद कर दिया लंच वाला सिस्टम। अगेन, इन लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि लंच शुरू किया तब भी प्रोडक्शन बढ़ा, और जब लंच की व्यवस्था बंद कर दी गई तब भी उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। अब मतलब हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और निष्कर्ष यही दिख रहा है हमें कि इसका मतलब लाइट हो, ब्रेक हो, भोजन हो, इन सब चीजों, भौतिक यांत्रिक ही देखिए सारी बातें हैं ये, इन सब चीजों का उत्पादन से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कोई और चीज है जो व्यक्ति को मोटिवेट कर रही है। देखिए पहला पॉइंट देखिए, भौतिक तथा यांत्रिक कारकों का उत्पादन वृद्धि से कोई सीधा और सकारात्मक संबंध नहीं है। अब इन दो प्रयोगों के बाद तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, बल्कि कोई और चीज है जो भी इन लोगों को उत्पादन बढ़ाने के लिए एनफोर्सिंग फैक्टर के रूप में काम कर रही है, मोटिवेट कर रही है। मतलब व्यक्ति चाहे तो
उत्पादन बढ़ा सकता है। कम से कम लाइट, ब्रेक, भोजन, इन सब का तो रोल नहीं है। व्यक्ति चाहे तो उत्पादन बढ़ा सकता है। मतलब अब देखिए कि पहली बार क्या हो रहा है कि हम व्यक्ति को महत्व दे रहे हैं, उसकी चाहत की बात कर रहे हैं। अभी तक तो कहा जा रहा है कि व्यक्ति को मौका मिले तो वो काम से बचना और भागना चाहता है, एक्स विचारधारा। पहली बार देखिए अब ये अप्रोच आ रही है कि व्यक्ति चाहे तो उत्पादन बढ़ा सकता है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है। तो जरूरत है हमें कि हम व्यक्ति की चाहत को, उसकी भावनाओं, उसकी पसंद नापसंद को समझें और उन्हें संतुष्ट करें। शायद अभी हम लोग जाने अनजाने ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए व्यक्ति उत्पादन बढ़ा रहा है। भोजन मिल रहा है तब भी, और भोजन नहीं मिल रहा है तब भी। भाई उनके अनकॉन्शियस माइंड में चल रही हैं कुछ ऐसी चीजें जो हम लोग अभी हम पता लगाएंगे, लेकिन अभी उन दो प्रयोगों से जो निष्कर्ष मिल रहे हैं तो ये मतलब व्यक्ति के बारे में अब सोच हो गई है सकारात्मक तथा आशावादी या वाई विचारधारा। आगे बढ़े। अब हमें जानना है क्यों हर कंडीशन में उत्पादन बढ़ा रहे हैं लोग, क्या चल रहा है उनके कॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में। तो अब देखिए तीसरा, साक्षात्कार कार्यक्रम, इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। अब 1 to 1 उनके इंटरव्यू लिए गए, क्योंकि अब हमें जानना है कि भाई पता तो लगे कि आखिर क्या राज क्या है। 1 to 1 सबके इंटरव्यू लिए गए, पूछा गया भाई बताइए आप लोग क्या है आपके दिमाग में। हमने प्रकाश बढ़ाया तो भी उत्पादन बढ़ाया, आपने घटाया तो भी बढ़ा उत्पादन, उतना था तब भी बढ़ा उत्पादन, भोजन दिया तो भी, बंद कर दिया तब भी आप लोग उत्पादन बढ़ा रहे। क्या चल रहा है आप लोगों के मन में बताएं। जो उन लोगों ने जवाब दिए वो भी बड़े चौंकाने वाले थे, या कहें कि इनके लिए नहीं थे चौंकाने वाले, लेकिन अब तक जो ट्रेंड चल रहे थे टेलर के बाद उस लिहाज से चौंकाने वाले थे। इन लोगों ने किसी ने ये नहीं कहा कि जिस दिन आपने हमें मटर पनीर की सब्जी दी थी या चिकन मटन खिलाया था उस दिन हमने उत्पादन बढ़ाया था, जिस दिन आपने दाल रोटी दी थी तो उस दिन हम लोगों ने काम नहीं किया था। मतलब कोई ऐसा इनका निष्कर्ष सुझाव नहीं था कि खाने की क्वालिटी कैसी थी, या कुछ मीठा दिया था, या वेज नॉन वेज दिया था तो हमने उत्पादन बढ़ाया या नहीं बढ़ाया। बल्कि इन लोगों का कहना था कि आपने हमारे बारे में सोचा, आप आके हमसे मिल रहे हो, बात कर रहे हो, आज तक हमसे किसी ने इस तरह से बात ही नहीं की बिठा के कि पूछा हो हमसे। आप हमारे ऊपर आके एक्सपेरिमेंट कर रहे, मतलब हमारे बारे में सोच रहे। सोचता व्यक्ति उसी के बारे में जिसका जीवन में कुछ ना कुछ महत्व होता है। भाई कभी हम ऐसे आदमी के बारे में सोचते हैं जिसको हम नहीं जानते, जिसका हमारे जीवन में कोई लेना देना नहीं है, कभी नहीं सोचते। भाई उसी के बारे में तो सोचते हैं जिसको हम जानते हैं, लेना देना है। भाई हम लोग अपने माँ बाप के बारे में सोच रहे हैं, क्यों? तो हम अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, भाई बहन, पति पत्नी, जो भी। तो भाई जो ज्यादा है तो दोस्त यार बहुत है, तो और अड़ोसी पड़ोसी, मतलब जिसको हम किसी ना किसी रूप में जान रहे, रिलेशन है, तो उसी के बारे में हम सोचते हैं, चिंता करते हैं। अच्छा हो जाए तो खुशी होती है, कुछ बुरा हो जाए तो दुख होता है। तो आपने हमारे बारे में सोचा। आज आप अगर हमारे बीच में हो, हमसे पूछ रहे, बातचीत कर रहे, हमारे ऊपर प्रयोग कर रहे और सोचा है, इसका मतलब कि आपने हमें अपनी कंपनी, अपने संगठन के लिए महत्वपूर्ण माना, और हमें बस इसी बात की खुशी है, इसीलिए हम लोग उत्पादन कर रहे हैं। आप भोजन दो या नहीं दो ये हमारे लिए सेकेंडरी है, इसका महत्व नहीं है हमारे लिए। मतलब अगेन वही बात कि व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। खाना पीना, लाइट, प्रकाश, ये सब महत्वपूर्ण नहीं होते। थोड़ा सा प्यार से 5 मिनट बोल लो आप, थोड़ा हमें भी इज्जत सम्मान दे दो, थोड़ा सा हमारे साथ बैठ के बातचीत कर लो, हमें बस इसी की खुशी है कि आपने हमें इस लायक समझा। तो
हम उत्पादन बढ़ाएंगे, करेंगे, कर ही रहे हैं। और साथ में इन लोगों का ये भी कहना था कि हमारा जो ग्रुप है, समूह है, आपस में हम लोगों के रिलेशन अच्छे होते हैं, बातचीत होती है, तो भी हमें उत्पादन करने की इच्छा होती है। तो एक तो आप लोग थोड़ा सा हमें इंसान समझें, थोड़ा इज्जत सम्मान दें, कभी इसी तरीके से 5 मिनट प्यार से हंस बोल लें, बात कर लें, तो हमें उत्पादन बढ़ाने की इच्छा है। और हमारे आपस के भी बातचीत हो, रिलेशन ठीक हो, तो हमें लगता है काम करने में मन होता है। क्या बात निकल के आ रही है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है यहां से, देखिए। पारस्परिक संबंधों की मधुरता, म्यूचुअल रिलेशनशिप। अगेन, व्यक्ति का महत्व, थोड़ा इज्जत सम्मान, थोड़ा अपनापन, यही चाहिए है आदमी को। विप्रो, इन्फोसिस, टाटा, आप देखिए हमारे देश के कुछ जाने माने कॉरपोरेट है, और इन्हीं सब चीजों के लिए फेमस हैं, ये इतने बड़े हुए हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही। चाहे वो अजीज प्रेम जी हो, चाहे वो नारायण मूर्ति हो, चाहे वो रतन टाटा हो। नारायण मूर्ति वगैरह आप देखें तो कंपनी में वो भी वही ड्रेस पहन के जाएंगे जो उनका एक प्यून ड्रेस पहन के जाता है। पता पड़ा उन्हीं के साथ लंच में कैंटीन में बैठ के खाना खा लेंगे उनके साथ। रतन टाटा कब अपने किस वर्कर के घर पे पहुंच जाए, उसकी समस्या क्या है सुने, और तो सोच के देखिए आप कि नारायण मूर्ति या रतन टाटा जैसा व्यक्ति एक अपने साधारण एम्प्लॉय के साथ बैठ के अगर खाना खा ले, कि वही कपड़े पहने, कि उसके घर चला जाए, तो कितनी बड़ी बात है उसके लिए। उसके लिए तो वही भगवान है, उसके लिए और कोई वो भगवान नहीं है जो हम जिनकी पूजा करते हैं। क्यों नहीं करेगा वो उत्पादन? अब और क्या चाहिए उसे? एक तरह से जीवन भर के लिए खरीद लिया उस व्यक्ति को, कि नहीं खरीद लिया आपने? और खरीद लिया, पैसा देके नहीं खरीदा, उसके साथ जो एक अपनापन दिखाया, जो थोड़ा सा मानवीयता दिखाई, उस वजह से खरीद लिया आप, कि तुम और हम अलग नहीं हैं, या हमें तुम्हारी कितनी चिंता है। सब केस स्टडी है, ये मिलेंगी आपको नोट्स में ऐसी केस स्टडी, अपने से भी आप सर्च कर सकते हैं नेट पे। प्रासंगिकता यही होगी थ्योरी। तो वो जो इंटरव्यूइंग प्रोग्राम था, इसी तरह के वहां से हमें निष्कर्ष मिले, जो कर्मचारियों से पूछा गया कि बताएं आखिर क्यों आप लोग उत्पादन बढ़ा रहे हैं हर कंडीशन में। और एक बात देखिए क्या निकल के आ रही है, कि व्यक्ति एक आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक प्राणी है, सोशल मैन है, जिसके लिए भावनाएं, रिलेशन, अपनापन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि चिकन खिला दो, कि मटन खिला दो, कि पनीर की सब्जी खिला दो, कि इन सब चीजों को नहीं देता महत्व। ये इकोनॉमिक या जो भौतिक आर्थिक चीजें ही हैं, उनका मोल नहीं है व्यक्ति के जीवन में। सूखी रोटी खा के भी व्यक्ति, तो व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, और उन्हीं सामाजिक प्राणियों का ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो एक सोशल सिस्टम है, ना कि मैकेनिकल या फिजिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम है। तो व्यक्ति सोशल मैन और ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम। अगला प्रयोग, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन स्टडी, बैंक वायरिंग निरीक्षण कक्ष। इंटरव्यू हो गया, उसके बाद ये लोग गए उन श्रमिकों के वही जो कमरे थे, अब केवल इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, कमरे में कोने में एक कुर्सी डाल के बैठ गए, और दिन भर बस इनकी गतिविधियों, बोल चाल पे नजर रखी। ऑब्जर्व, नाम ही ऑब्जर्वेशन स्टडी। कब आ रहे ड्यूटी पे, कब जा रहे, किस तरह की बातें कर रहे हैं, इनकी और गतिविधियां, हरकतें क्या हैं, लंच हो रहा है तो उसमें क्या आपस में बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक, जो भी, बस ऑब्जर्वेशन।
और इस ऑब्जर्वेशन स्टडी से भी उसी तरह के निष्कर्ष मिले। सबसे पहली बात, अनौपचारिक संगठन का महत्व। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो यहां समझ में आया। इन लोगों ने ऑब्जर्वेशन के दौरान पाया उन महिला श्रमिकों ने अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाए हुए थे, वो जो म्यूचुअल रिलेशन है उनके बेस पे। सुबह आती थे ड्यूटी पे, मिलते थे, सब बातचीत करते थे, तय करते थे कि आज हम सबको शाम तक इतना काम करना है, इतना उत्पादन करना है। या किसी महिला ने कहा आज तो हमें 2 बजे के बाद मार्केटिंग करने जाना है, खरीदारी, तो दूसरी महिला कह रही हम भी चलेंगे, तीसरी हम भी, तो मतलब आज तो सबको बस लंच के बाद निकल लेना है। या आज एक महिला कह रही हमारी तबीयत ठीक नहीं है, काम करने का मन नहीं है, आज तो मैं बस इतना ही काम करके, तो दूसरी कह रही ठीक है हम भी उतना ही करेंगे, तीसरी हम भी उतना ही करेंगे। मतलब आपस में इस तरह के ग्रुप बना लिए थे, सुबह आते थे, बातचीत तो तय करते थे कि आज हमें कितना काम करना है, तो सब उतना ही करते थे। टेलर ने डीपीआरएस में क्या कहा था, डिफरेंशिएटेड पीस रेट सिस्टम में, कि एक पैसे का ज्यादा मजदूरी दर का लालच। एक एवरेज तय कर देंगे, जो ज्यादा उत्पादन करेगा उसकी मजदूरी दर ज्यादा होगी, और जो कम उत्पादन करेगा उसकी मजदूरी दर कम होगी। इन महिला श्रमिकों ने क्या किया, संबंधों के आधार पर अपने छोटे छोटे अनौपचारिक संगठन बना लिए, समूह, और उसमें यह तय करते थे कि हम कितना उत्पादन करेंगे, उतना ही उत्पादन होता था। वो टेलर का ज्यादा मजदूरी दर का लालच इनके लिए कोई मतलब नहीं रखता था। टेलर ने एवरेज तय किया है 10 यूनिट का, लेकिन इन महिला श्रमिकों ने आपस में तय किया कि आज तो बस हम तो 5 यूनिट का उत्पादन करेंगे, उसके बाद आज हमारा मन नहीं है या तबीयत ठीक नहीं लग रही, हम तो उसके बाद, तो दूसरी कह रही नहीं हम भी 5 ही करेंगे, फिर तीसरी हम भी 5 ही करेंगे, भले उनका एवरेज 7, 8, 10 क्यों नहीं हो, वो कोई लालच उनके लिए बेकार। सारी महिलाएं उतना ही उत्पादन करती थी जितना ये आपस में तय करती थी। वो टेलर का एवरेज और मजदूरी दर का लालच कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं था। इवन कोई महिला नहीं मानती थी इनकी बात, जबरदस्ती नहीं है, स्वैच्छिक ही था, फिर भी कोई महिला, भाई एक आध होता है कि नहीं हम तो बड़े लॉयल हैं, कंपनी के प्रति वफादार हैं, हमें नहीं पड़ना तुम लोगों की इस गुटबाजी में, हम तो पूरा करेंगे जितना एवरेज है या जो भी। नहीं मान रहा है कोई इनकी बात, तो इन लोगों ने कुछ ऐसे शब्दावलियों का प्रचलन किया था शुरू, ऐसे लोगों के ऊपर प्रयोग करते थे जो इनकी बात नहीं मानते थे। रैट बस्टर, शेखी खोर, मतलब ऐसा श्रमिक या ऐसी श्रमिक जो ज्यादा उत्पादन कर रही, सेखी भगा रहे हैं हम तो अपनी। चिजलर, कामचोर, इन्होंने 8 तय किया है, लेकिन वो कह रहा नहीं, हम तो, या कह रही हम तो 4 ही 5 करेंगे, हम नहीं करेंगे उसके बाद। स्क्वीलर, चुगलखोर, कोई ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा है, धीरे से जाके अपने सुपरवाइजर को बता दे रहा है कि देखो वहां तो ऐसा चल रहा है। तो इस तरह से कुछ शब्द ये लोग अपना पैदा किए हुए थे और उसके खिलाफ यूज करते थे। बोलने की स्टाइल ऐसी होती थी कि लगता था गाली दे रहे हैं। बॉयकॉट कर देते, कोई इससे बातचीत नहीं करेगा, इसके साथ दोपहर में बैठ के लंच नहीं करेगा, कोई अपना टिफिन शेयर नहीं करेगा, कोई दुख दर्द होगा हमें मतलब नहीं है, जाओ।
और परिणाम क्या हो रहा था कि 2 4 10 दिन में थक हार के वो भी इनके ग्रुप में शामिल हो जाता था, और जो ग्रुप के ये इनके आपस के संबंध भावनाओं के आधार पर जो ये डिसीजन थे वो भी उसी को मानने लगता था। तो फाइनली जो अनौपचारिक संगठन है आपस के संबंधों के आधार पर विकसित हो जाती है, उनका महत्व बताया इन्होंने। और साथ में फिर ये बात सिद्ध हुई कि व्यक्ति आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक प्राणी है। उसके लिए वो टेलर का ज्यादा पैसे का लालच बेकार है। जो ये समूह के साथ आपस के संबंध हैं, भावनाएं हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है इनके लिए। और तब फिर लास्ट में पूछा गया उन कर्मचारियों से कि अच्छा बताइए, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे संगठन को। कुछ आपके सजेशंस हो, कुछ एडवाइस हो तो बताइए, ताकि हम आपकी बात को मैनेजमेंट तक पहुंचा सकें। तो अब देखिए, आप कर्मचारियों से परामर्श, केवल इतनी ही बात से क्या क्या बातें हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कम्युनिकेशन या संचार का महत्व। अभी तक टेलर, बेवर, फ्योल, गुलेक, हमने किसी में इस तरह की चर्चाएं नहीं की कि वो लेबर के बीच में गए, खुद लेबर थे फिर भी गए हों, बातचीत करी हो, पूछा हो बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, क्या अपेक्षा है तो हम पूरा करें, या तुम्हारी बात मैनेजमेंट तक ले जाएं। कभी कुछ नहीं, अब जाके ऐसा हो रहा है। तो संचार मतलब आपस में बातचीत, अपने विचारों भावनाओं का आदान प्रदान, तो वो हो रहा है। कर्मचारियों से बातचीत करना, उनके बीच में बैठना मतलब डेमोक्रेसी। किसान नेताओं से 9 दौर की 8 दौर की वार्ता हो गई है, अभी भी वार्ताएं चली रही हैं, तो यही तो है डेमोक्रेसी की, सबको अपनी बात कहने का मौका है। सुन रहे हैं हम आपकी बात, बताइए आप क्या चाहते हैं। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, भागीदारी, बताइए आप राय दीजिए। सरकार कह रही है कि कानून खत्म करने, रद्द करने के अलावा बताइए आप क्या सुधार चाहते हैं। हम आपकी बात को खुले दिल से सुनने के लिए तैयार हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो कृषि कानूनों में जरूरी संशोधन है हम कर सकते हैं। मतलब आपकी राय के अकॉर्डिंग हम निर्णय ले सकते हैं, अपना जो निर्णय है उसे बदल सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं भागीदारी दृष्टिकोण, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। श्रमिकों की या अधीनस्थों की भागीदारी के माध्यम से उच्च अधिकारी कोई डिसीजन ले, यही डेमोक्रेसी है, पार्टिसिपेशन है ये। तो देखिए, केवल कर्मचारी परामर्श में ही ये सारी बातें छुपी हुई हैं। और जो उन लोगों ने सुझाव दिया कर्मचारियों ने, तो उनका था कि जो लेबर यूनियन या कर्मचारी संघ हैं, आप लोग इनकी भूमिका को प्रमोट कीजिए, ये हमारे लिए बहुत मददगार होते हैं। भाई आप तो 10 से 5 वाली है, जो भी नौकरी है उतनी देर आपसे संबंध सामना है, लेकिन ये तो भाई हमारे अड़ोसी पड़ोसी, भाई लेबर यूनियन तो जो कर्मचारियों की बस्ती है, 24 घंटे का साथ है, दिन रात। कभी रात में 10 बजे 12 बजे हमें तकलीफ हो जाए, बच्चा बीमार हो जाए, तो आप तो फोन भी नहीं उठाओगे। तो हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी मतलब लेबर यूनियन है, भाई हमारी मदद करते हैं। हम अपना दुख दर्द इन्हीं के साथ शेयर कर पाते हैं, चाहे मेंटल मदद हो, फिजिकल हो, सोशल हो, पैसे की मदद हो, इकोनॉमिकल, इन्हीं के माध्यम से होता है वो। तो आप लोग इनको इनको महत्व दीजिए, इनकी भूमिका स्वीकार कीजिए। तो देखिए आप 5 प्रयोग, उनके निष्कर्ष, और जो ये निष्कर्ष हैं, बस इन्हीं को हम कहते हैं मानव संबंध सिद्धांत की विशेषताएं। तो आप ऑब्लिक करके इसमें विशेषताएं भी लिख सकते हैं मानव संबंध सिद्धांत की। हॉर्थॉर्न प्रयोगों के जो निष्कर्ष, यही मानव संबंध सिद्धांत की विशेषता कहलाते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि जो ये विशेषताएं हैं, सारी विशेषताएं कौन सी हैं। खुली प्रणाली, ग्रुप बी। खुली प्रणाली, ग्रुप बी वाली जो विशेषताएं हैं, वो सारी विशेषताएं।
तो मानव संबंध सिद्धांत का विश्लेषण एनालिसिस जैसा हर थ्योरी में हम करते हैं। 4 टॉपिक, विशेषताएं, पॉजिटिव, नेगेटिव और रेलिवेंस। तो विशेषताएं, सारी विशेषताएं वो आप देख सकते हैं जो खुली प्रणाली ग्रुप बी में हमने पढ़ी हैं। व्यक्ति का महत्व, अनौपचारिक संगठन, सामाजिक प्राणी, लोकतांत्रिक तरीका, वाई विचारधारा, भागीदारी, सारी देखे हूबहू यही विशेषताएं खुली प्रणाली ग्रुप बी में थी और वो सब यहां हम देख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो विशेषताएं हो गई। हमने बताया आपको कि उन्हीं विशेषताओं की हम चीरफाड़ करते हैं तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष पता लगते हैं। अब देखिए आप, सकारात्मक क्या है और नकारात्मक क्या है। तो एल्टन मेयो का या मानव संबंध का जो सबसे बड़ा सकारात्मक है लिखा हुआ है, मूल मुद्दा एक ही पॉइंट है कि पहली बार ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में ऐसे तत्वों पर बल दिया गया जिनकी अब तक अनदेखी की गई थी, जिन्हें इग्नोर किया जा रहा था। पहली बार मेयो ने अपने इस ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में उन्हीं चीजों पर बल दिया। भाई टेलर, बेवर, फ्योल, गुलेक ने जिन चीजों को इग्नोर किया था, मेयो उन्हीं की बात तो कर रहे हैं। तो यही तो सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो मूल मुद्दा या पॉइंट यही है। अब इसकी व्याख्या में आपको क्या करना है कि पीछे जो विशेषताएं देख रहे हैं, 12 विशेषताएं हमने बताई आपको, उन्हीं 12 में से जो 5-6 आपको ज्यादा पसंद आ रही हो, उनमें क्या कीजिए कि पहली बार जोड़िए शब्द और कॉपी कर लीजिए, वही सकारात्मक पक्ष हो जाएंगे। पहली बार व्यक्ति का महत्व तो है पॉजिटिव की नहीं। पहली बार भावनाओं की चिंता है सकारात्मक की नहीं। पहली बार अनौपचारिक संगठन तो है सकारात्मक। पहली बार लोकतांत्रिक तरीका, तो बस वही बातें देखिए रिपीट होनी है। बस शुरू में पहली बार जोड़ना है, फर्स्ट टाइम। तो ये भी आप जान गए। नकारात्मक पक्ष या कमियों में भी पॉइंट एक ही है, मुद्दा एक ही है, उसकी व्याख्याएं हैं। क्या? तो देखिए लिखा है कि टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध भी एक पक्षीय था और मेयो का मानव संबंध भी एक पक्षीय है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी सिंगल साइडेड थी और मेयो की जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है वो भी सिंगल साइडेड है। टेलर अगर नॉर्थ थे तो मेयो साउथ है, ईस्ट और वेस्ट वो वाली स्थिति हो गई है। वो कह रहे थे फॉर्मल तो ये इनफॉर्मल, वो इकोनॉमिक तो ये सोशल। मतलब अब क्या करना है आपको, उन्हीं विशेषताओं में अब ओनली या केवल शब्द जोड़ना है और कॉपी करना है। तो देखिए कमियां हो जाएंगी नकारात्मक पक्ष। केवल अनौपचारिक संगठन, केवल सामाजिक प्राणी, केवल व्यक्ति की भावनाएं, समस्याएं, केवल भागीदारी। तो देखिए हो गई कमियां कि नहीं। सच्चाई है कि ना जिंदगी पैसे से चलनी है और ना भावनाओं संबंधों से चलनी है। सच्चाई है कि हमें दोनों चीजों की जरूरत है। ये लोग नहीं कर रहे ऐसा। टेलर एकदम साइंटिफिक मैनेजमेंट में संरचना तकनीक को लेके बढ़ गए आगे, ये एकदम भावनाओं संबंधों पे इतना जोर दे रहे हैं। तो वो भी एक पक्षीय थे, ये भी एक पक्षीय हैं, बस यही कमियां हैं इनकी। और उसके अलावा और कुछ 2-3 पॉइंट यहां देख रहे हैं स्क्रीन पे आप।
F.W. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में जो बातें कही थी उनको हम नाप सकते थे, माप सकते थे, उनकी ट्रेनिंग दे सकते थे। फावड़े का वजन 21 पाउंड होना चाहिए टेलर ने कहा, तुरंत हम तराजू लाएं और देख लें तौल के कि 21 पाउंड है कि नहीं है। फावड़े के डंडे की लंबाई तो हम इंची टेप से नाप के देख लें कि है कि नहीं है। मेयो कह रहे संबंध मधुर होने चाहिए। अब किस तराजू में तौलेंगे हम संबंधों की मधुरता को, किस इंची टेप से नापेंगे संबंधों की मधुरता को। मेयो कह रहे कि व्यक्ति को अपनापन देना चाहिए, इज्जत सम्मान। अब इसको किस तराजू से, किस इंची टेप से हम माप सकते हैं? नहीं। तो टेलर जो बातें कर रहे थे वो मूर्त या ऐसी बातें कर रहे थे कि जो दिखती हैं, आंख से हमें दिखती हैं, छू सकते हैं। मेयो जो बातें कर रहे हैं वो केवल महसूस करें, इंटरनल चीजें हैं, वो अमूर्त बातें, इमॉर्टल चीजें, उनको ना देख सकते हैं, ना माप सकते हैं, ना छू सकते हैं, महसूस करें। तो इसकी कोई ना यूनिवर्सल डेफिनेशन है, ना कोई यूनिवर्सल इसके पैमाने मापदंड है। तो हम ट्रेनिंग भी नहीं दे सकते इन चीजों की। अब हम भाई आर्थिक से सामाजिक की तरफ आ रहे हैं, और सामाजिक चीजों का, साइकोलॉजिकल चीजों का, सोशल चीजों का नहीं है मापन मूल्यांकन संभव, ये केवल महसूस करने की बातें हैं। तो ये भी कमियां हैं। प्लस देखिए और एक कि जो इनके निष्कर्ष हैं वो भी बड़े डाउटफुल हैं, मिस्टीरियस हैं, हर संदिग्ध हैं। भाई प्रकाश बढ़ाया तो भी उत्पादन बढ़ा, प्रकाश घटाया तो भी, भोजन दिया तो भी उत्पादन बढ़ा, भोजन नहीं दिया तो भी। निष्कर्ष क्या निकाल लिया कि इनका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अभी लाइट चली जाए तो हम लोग का काम बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये तो एक अनपढ़ गवार आदमी की समझ में भी आ जाए कि भैया रिलेशन है कि नहीं है। अभी लाइट चली जाएगी तो कर पाएंगे हम लोग अपना काम? अभी संतोष ने कहा कि सर ठंड बहुत है, अब एग्जाम देने जाए कि नहीं, मतलब हम कहें इनका तो कोई रिलेशन नहीं है ठंड का गर्मी का। कैसे नहीं है रिलेशन? सामने तो दिख रहा है कि रजाई से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। हम कहें नहीं, ये तो भौतिक यांत्रिक चीज है, इसका क्या रिलेशन है? तो रिलेशन है। भूखे पेट भजन नहीं होता। उत्पादन उन्होंने इसलिए बढ़ाया क्योंकि आप उनके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, मतलब उनके कामों को कोई देख रहा है। तो भाई 2 दिन 4 दिन अगर कोई देखने आया है तो देखिए, घर का आपस का लड़ाई झगड़ा जितना हो, वो हस्बैंड वाइफ का, वो सास बहू का, लेकिन अड़ोसियों पड़ोसियों को तो यही बताया जाता है कि हमसे ज्यादा आदर्श फैमिली कोई नहीं है। घर के अंदर भले जो करें, दुनिया को दिखाते तो नहीं है वो। स्कूल जब जाते थे साल में 1 बार 2 बार वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग आते थे स्कूल की जांच करने के लिए। प्रिंसिपल साहब 2 दिन पहले से बता देते थे कि उस दिन कोई एब्सेंट नहीं रहेगा, सारे लोग बिल्कुल साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहन के आएंगे। 2 मिनट वो हर इस क्लास में घूम घूम के देखता था, क्योंकि उसी से वो स्कूल की मान्यता तय होती थी हर साल। तो 1 बार 2 बार की वो फॉर्मेलिटी थी। तो उस 2 मिनट में ऐसे दिखाया जाता था कि हमसे सब बच्चे पूरी दुनिया में कहीं नहीं होंगे। कितनी देर का काम होता था वो? 2 मिनट का। उसके बाद और उसके पहले। तो वही बात यहां भी है कि पता है, और वो भी महिला श्रमिक है, उन्हें पता है कि कोई उनके काम देख रहा है। तो कुछ देर के लिए अगर अच्छा बन जाए ताकि हमारी क्रेडिट खराब नहीं हो, तो क्या बुराई है उसमें? तो इसलिए भी तो उत्पादन बढ़ सकता है। तो आप कह रहे नहीं वो तो प्रकाश का कोई संबंध नहीं है इसलिए उत्पादन बढ़ा है, या उत्पादन से कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए प्रयोगों के जो आपके निष्कर्ष हैं वो भी बड़े संदिग्ध लग रहे हैं, डाउटफुल हैं, वो चीजें मिस्टीरियस है सब। तो ये कमियां हैं मानव संबंध सिद्धांत की। प्रासंगिकता, मानव संबंध सिद्धांत की प्रासंगिकता। प्रासंगिकता के लिए थोड़ा सा हम यहाँ
दो कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं स्क्रीन पे, थोड़ा पहले संक्षेप में इनको जानेंगे और तब फिर प्रासंगिकता की बात होगी। तो लिखा हुआ है दो अवधारणा या दो कॉन्सेप्ट। एक है भागीदारी दृष्टिकोण, पार्टिसिपेशन अप्रोच, और दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या HRD। ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं ये हम दो लेवल पे देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी देख सकते हैं इन दोनों को, और कम्युनिटी लेवल पे भी देख सकते हैं, संगठनात्मक आधार पे भी और सामुदायिक आधार पे भी ये दोनों कॉन्सेप्ट प्रचलित हैं। मतलब कहें तो कुल 4 कॉन्सेप्ट हो जाएंगे भाई, दोनों के दो दो स्तर, तो 4 हो जाएंगे भाई। संगठनात्मक स्तर पे भागीदारी, संगठनात्मक स्तर पे मानव संसाधन विकास, फिर सामुदायिक स्तर पे भागीदारी और सामुदायिक स्तर पे मानव संसाधन विकास, तो कुल 4 हो जाएंगे। एक एक लाइन में चारों के मतलब जाने। संगठनात्मक स्तर पे भागीदारी, इसका मतलब होता है उच्च स्तर के निर्णयों में निम्न स्तर की भागीदारी को सुनिश्चित करना। हम कोई निर्णय लें तो अपने स्टाफ से पूछ लें कि भाई बताओ आप लोग भी कोई राय देना चाहते हो तो दे दो। आपसे पूछ लें भाई बताओ आप लोग कुछ चाहते हो तो ये हो जाएगा पार्टिसिपेशन, कि हमने अकेले डिसीजन नहीं लिया, आपको भी थोड़ा इज्जत सम्मान दे दिया, आपसे भी पूछ लिया कि भाई बताओ आप लोगों की क्या राय है, ठंड ज्यादा है आज क्लास करें कि छुट्टी कर दें। तो अगर आप लोगों से भी पूछ लिया तो भाई आपको भी थोड़ा खुशी हुई कि अरे हमें भी सर ने इतनी इज्जत सम्मान दी, हमसे भी पूछा। हम चाहते तो भाई हम अकेले भी फैसला ले लेते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। तो ये संगठनात्मक स्तर पे भागीदारी है। और सामुदायिक स्तर पे भागीदारी क्या होती है कि सरकार या प्रशासन के निर्णयों में जनता को भागीदार बना लें। सरकार किसानों के नेताओं से कह रही है भैया आओ मिलो, बताओ क्या चाहते हो, हम तैयार हैं। ये सामुदायिक स्तर पे भागीदारी है। यही काम पहले कर लेती सरकार तो शायद इतनी समस्या नहीं होती। यही आरोप लग रहा कि सरकार ने किससे पूछा, किसकी राय ली, कितने विचार विमर्श हुए कानून बनाने के पहले। तो जो काम अब कर रहे पहले कर लिए होते तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। तो ये सामुदायिक स्तर की भागीदारी है। HRD भी इसी तरह से दोनों लेवल पे है, संगठनात्मक स्तर पे भी और सामुदायिक स्तर पे भी। मानव संसाधन विकास, संगठन में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं हम उनके विकास के बारे में सोचें तो वो संगठनात्मक स्तर का HRD है। अच्छा, ये हमारे कंपनी के कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं, इन्हें कोई तकलीफ है तो हमारी ड्यूटी है कि हम उसे समाधान करें, इनको अच्छा बैठने का इंतजाम करें, साफ सफाई हो, कोई दिक्कत इनको नहीं हो, कोई काम इनको नहीं आता चलो हम सिखा देते हैं इनको ये काम। तो अपने कर्मचारियों का सीधे शब्दों में कहें तो ख्याल, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान, उनकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, तो संगठनात्मक स्तर का HRD है ये। और सामुदायिक स्तर का HRD कि पूरे देश की जो 139 करोड़ आबादी है, 139 करोड़, हम उनकी चिंता करें। भाई इन्हें तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, इनकी शिक्षा, इनका स्वास्थ्य, इनके पीने का पानी, इनके बाकी चीजें। तो ये सामुदायिक स्तर का HRD कहलाता है कि पूरे जो हमारे देश की आबादी है हम उसके विकास के बारे में सोचें, सबका साथ सबका विकास। तो संगठन में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका विकास,
और पूरे देश या समाज की जो संपूर्ण आबादी है उसका विकास। तो 4 कॉन्सेप्ट हैं, भागीदारी 2 स्तर, एचआरडी के दोनों स्तर। संगठनात्मक स्तर पर इन दोनों अवधारणाओं की शुरुआत करने का क्रेडिट हम देते हैं एल्टन मेयो के मानव संबंध सिद्धांत को। और सामुदायिक स्तर पर इनकी शुरुआत का श्रेय दिया गया है वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य को। जो ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट व्यक्ति के महत्व पर आधारित है। मानव संबंध ने देखिए यहां दिखाया जा रहा है कि संगठन के स्तर पर व्यक्ति का महत्व बताया है, और लोक कल्याणकारी राज्य ने समाज या समुदाय के स्तर पर व्यक्ति का महत्व बताया है। मानव संबंध देख ही रहे हम, वो कह रहा है कि भाई व्यक्ति महत्वपूर्ण है, उसे इज्जत सम्मान दीजिए, उसकी भावनाओं का ख्याल कीजिए। तो संगठन के स्तर पर व्यक्ति का महत्व, और वेलफेयर स्टेट लोक कल्याणकारी राज्य का तो मतलब ही वही है, लोगों का कल्याण। जो सामुदायिक स्तर के एचआरडी में हम बता रहे हैं कि पूरे 139 करोड़ की चिंता उनका विकास। विकास तभी तो करेंगे जब महत्वपूर्ण मानेंगे। हर आदमी की शिक्षा, हर आदमी का स्वास्थ्य तभी तो कि जब हर आदमी हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, नहीं तो मरे मरने वाले हमें क्या फर्क है। लोक कल्याण में सरकार एक एक आदमी की चिंता कर रही। पहले अस्पताल के उस डॉक्टर, उस नर्स और उस प्यून को भी वैक्सीन लगाई जा रही कि मतलब वो मर नहीं जाए, तो वो आदमी भी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। व्यक्ति का महत्व है कि नहीं है। 3 करोड़, फिर उसके बाद और 30 करोड़, फिर उसके बाद पूरे 140 करोड़ को टीका लगाएं, तो इसीलिए तो कि एक एक आदमी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पकड़ पकड़ के लगवाएंगे, जो कह रहे नहीं लगाएंगे हम बीजेपी का टीका है, उन्हें भी पकड़ के लगवाएं, कैसे नहीं लगाओगे। तो हम एक एक आदमी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। किसान आंदोलन में 40, 50, 60 किसान भी मर जाए तो कितना, कि इतने किसान मर गए। अब 139 करोड़ में इतने मर गए, क्या फर्क है हमारे लिए। लेकिन नहीं है फर्क। क्यों? क्योंकि वेलफेयर स्टेट है, एक एक आदमी का जीवन महत्वपूर्ण है। तो मानव संबंध सिद्धांत संगठन के स्तर पर व्यक्ति का महत्व बताता है, वेलफेयर स्टेट सोसाइटी कम्युनिटी के लेवल पे व्यक्ति का महत्व बताता है। ये दोनों अवधारणाएं भी एक ही समय में आई हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। देखिए 1939 में हम बात कर रहे हैं एल्टन मेयो का ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, और उसी समय वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट भी आया, जब द्वितीय विश्व युद्ध में बड़े पैमाने पर लोगों की जाने गई। तब सरकारों ने उनका महत्व समझना शुरू किया। तो 2 पॉइंट तो यहां से मिल ही गए हैं आपको, कि संगठनात्मक स्तर पर भागीदारी और संगठनात्मक स्तर पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इनकी शुरुआत की है एल्टन मेयो के मानव संबंध सिद्धांत ने। वर्तमान समय में ये सबसे बड़ी उपयोगिता या रेलिवेंस है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी की। लेकिन आपको यहां ध्यान क्या रखना है कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के साथ साथ कम्युनिटी लेवल का भी क्रेडिट दे देना है एल्टन मेयो को। मतलब आपको चारों का श्रेय मेयो को दे देना है। तो 2 तो हैं ही, बाकी 2 का भी दे देना है। क्यों? हमें बस ये देखना है भागीदारी, एचआरडी। हमें यह भूल जाना है कि संगठन या समुदाय। टेलर में हमने क्या बताया था कि बस सहयोग और समन्वय शब्द पकड़ लेना है। यह भूल जाना है कि मैनेजर और लेबर, बस सहयोग समन्वय। अब दुनिया में कहीं भी सहयोग समन्वय दिखेगा तो हम उसे टेलर से जोड़ देंगे। इतनी फ्रीडम हमें लेनी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो यहां भी वही फ्रीडम है कि बस भागीदारी शब्द मिल गया, बस
अब जहां दुनिया में हमें भागीदारी दिखेगी हम जोड़ देंगे मेयो से, उसका क्रेडिट दे देंगे हम मेयो को। आज अगर हमें आरटीआई में भागीदारी दिख रही है तो हम एल्टन मेयो के ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को जोड़ देंगे आज के आरटीआई से। भले मेयो के जमाने में आरटीआई किस चिड़िया का नाम है ये कोई ना जानता हो, कभी मेयो ने सपने में नहीं सोचा हो। ऊपर बैठ के मेयो देख रहे हो तो सोच रहे हो अरे हम तो कभी सोचे नहीं था, और ये हमें इस बात का भी क्रेडिट दे रहा है, लेकिन दे देंगे कि चलो तुम भी खुश रहो, क्या याद करोगे। ये अब हमारी भी तो कुछ भाई योग्यता है कि नहीं है। तो मेयो इतना कर गए यही बहुत बड़ी बात है, कुछ अब हम भी कर दें उनके लिए, उनकी तरफ से। तो भागीदारी पकड़ना है, एचआरडी पकड़ना है, और फिर तो हमें 4 पॉइंट यहां से मिल रहे हैं मेयो की प्रासंगिकता के लिए। यही 4 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं एल्टर मेयो की प्रासंगिकता में। वो देखिए चारों यहां स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। एक तरफ मानव संबंध सिद्धांत और दूसरी तरफ वर्तमान समय। हम बस वर्तमान समय के कुछ एग्जाम्पल कोट करेंगे कि कैसे मेयो की ये बातें आज भी लागू हो रही हैं। तो शुरू के 4 पॉइंट वही हैं। पहला पॉइंट भागीदारी संगठनात्मक स्तर पे, और दूसरा भागीदारी सामुदायिक स्तर पे, फिर उसी तरह से एचआरडी संगठनात्मक स्तर पे, एचआरडी सामुदायिक स्तर पे। एक एक दो एग्जाम्पल हम देंगे, और फिर अब ये आपको भी हमने कहा है कि अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं और आपको भी एग्जाम्पल सोचने खोजने। तो संगठनात्मक स्तर पे भागीदारी, देखिए आजकल ई गवर्नेंस का जमाना है। ई गवर्नेंस के माध्यम से दोनों लेवल पे भागीदारी हो रही है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल हो चाहे वो सामुदायिक हो। सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप वगैरह का जमाना है। अब तो हर आदमी अपने विचार दूसरे तक पहुंचा सकता है। तो भाई संगठन के लोग भी तो अपनी बातें कह रहे हैं उच्च अधिकारियों से, और हम तो कह ही रहे हैं सरकार से, ट्विटर के माध्यम से, चाहे फेसबुक के माध्यम से, चाहे MyGov.in के माध्यम से। तो आजकल तो कितने सारे तरीके हैं सोशल मीडिया ई गवर्नेंस। ये दोनों लेवल के लिए मददगार हैं। कुछ और यहाँ एग्जाम्पल पे लिखे हैं तो वो भी आप कोट कीजिए। ई गवर्नेंस है, सोशल मीडिया है, प्लस और कुछ यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रहा है। अमेरिका जापान में क्वालिटी सर्कल का कॉन्सेप्ट है, गुणवत्ता वृत्त। गुणवत्ता वृत्त यही होता है कि कैसे हम कंपनी में जो काम हो रहे हैं, जो वस्तुएं बन रही, जो सर्विस प्रोवाइड कर रही, उनकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें। तो इसके लिए मैनेजमेंट और वर्कर मिलके आपस में बातचीत करते हैं, उनके उस समूह को कहा जाता है क्वालिटी सर्कल या गुणवत्ता वृत्त। ब्रिटेन में विटले परिषदें उसी कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं। भारत में जॉइंट कंसल्टेंसी मशीनरीज हैं, ये उसी पार्टिसिपेशन के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। सामुदायिक स्तर की भागीदारी, तो वेलफेयर स्टेट की जरूरत ही यही है, लोगों का कल्याण विकास करना है तो उन्हें भागीदार बनाना है। वर्ल्ड बैंक ने गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट दिया है। गुड गवर्नेंस का एक पैरामीटर है पीपल्स पार्टिसिपेशन या सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। कैसे पीपल्स पार्टिसिपेशन होगा, तो आजकल हमने कहा ई गवर्नेंस है, सोशल मीडिया है, सिटीजन चार्टर है, आरटीआई है। बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं जिसके माध्यम से हम लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं प्रशासन में। भागीदारी का एक तरीका है डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण के हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम है। हम एल्टन में उसे जोड़ दें अपने पंचायती राज को। देखिए बात को कहां से कहां ले गए हम।
मेयो में एक शब्द हमने देख लिया, भागीदारी। भागीदारी का तरीका है विकेंद्रीकरण। भाई गांव की जनता दिल्ली नहीं आ सकती तो दिल्ली को गांव की जनता के बीच में ले जाओ, मतलब स्थानीय स्तर तक सत्ता का हस्तांतरण कर दो, विकेंद्रीकरण भागीदारी का तरीका है। उसके लिए हमारे यहाँ पंचायती राज, मतलब पंचायती राज में भी भागीदारी और मेयो के मानव संबंध में भी भागीदारी, तो जोड़ दो दोनों को। अब एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट संगठनात्मक स्तर पे हमारे देश में पूरी एक मिनिस्ट्री है, पर्सनल मिनिस्ट्री, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, उसको हमने जिम्मा सौंपा है एचआरडी का। ये मिनिस्ट्री खुद पीएम के पास होती है। तो हो रहा है हमारे देश में काम। एलपीजी के बाद बहुत जोर बढ़ गया है एचआरडी पे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस की चिंता हो गई है, उसके लिए एचआरडी की जरूरत है। सामुदायिक स्तर पे एचआरडी देखिए, हर साल यूएन की एचआरडी रिपोर्ट आती है, मानव विकास रिपोर्ट। भारत का नंबर देखिए आप तो कितना है, 131 है। अभी 2020 की जो रिपोर्ट आई 131। शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह के कुछ पैरामीटर हैं जिसके आधार पर यह देखा जाता है कि एचआरडी की स्थिति क्या है किस देश में। और आगे बढ़िए, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी मेयो कह रहे हैं। देखिए आजकल हमारे देश में मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव का कॉन्सेप्ट है। भाई महिला को 6 महीने की छुट्टी दे रहे हैं, क्योंकि बच्चा तो अब यहाँ आर्थिक क्या है, सामाजिक ही तो है। तो मान रहे हम सामाजिक प्राणी की नहीं मान रहे व्यक्ति को। 6 महीने की छूट, पैसा भी नहीं कटेगा और अपने बच्चे की देखभाल करे महिला। 15 दिन का पितृत्व अवकाश भी, पिताजी भी 15 दिन छुट्टी मनाए, पैसा पूरा मिलेगा। माँ को 6 महीने की छूट, तो सामाजिक प्राणी की सोच है, तभी तो है ये चीजें। देखिए, और उसी में 2-3 पॉइंट हैं। व्यक्ति का महत्व, उसकी भावनाओं की कद्र, थोड़ा उसे आदर सम्मान इज्जत। देखिए आज हम कितने पुरस्कार सम्मान देते हैं, पद्मश्री देंगे, पद्म भूषण देंगे, पद्म विभूषण देंगे, पैसा नहीं है वहां, इज्जत सम्मान है। उत्कृष्ट लोक सेवा के लिए लोक सेवा पुरस्कार देंगे। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाते हैं हम। खेल पुरस्कार, श्रम रत्न पुरस्कार, शिक्षकों टीचर्स, कितने सारे हम देते हैं पुरस्कार सम्मान। क्या पर्पज है वहां? वहां पैसा का नहीं होता पर्पज, वहां इज्जत सम्मान, ताकि समाज में उनके कामों को मान्यता मिले, लोग जाने, उन्हें भी खुशी हो कि हाँ हमने ऐसा अच्छा काम किया तो देखो सरकार ने हमें रिकॉग्नाइज किया। अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, आप देखिए एनटीपीसी हो, ओएनजीसी हो, सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, वहाँ जो कर्मचारी हैं उनके क्लब बने हैं, पार्टियां होती हैं, पिकनिक पे जाते हैं, तो सब अनौपचारिक है कि नहीं है वो? कर्मचारी संघ, लेबर यूनियन तो आज भी है, हर जगह लेबर यूनियन। इवन आईएएस आईपीएस के तक यूनियन बने हैं हम लोगों के देश में, और लेबर के तो हैं यूनियन। किसानों के देख ही रहे आप यूनियन, तो हर जगह आज भी हैं वो सब चीजें। तो आप इस तरीके से वर्तमान एग्जाम्पल के साथ आप रिलेट कर सकते हैं मेयो की थ्योरीज को, और प्रासंगिकता हो जाएगी कि कैसे मेयो भी प्रासंगिक हैं आज भी। तो टेलर भी प्रासंगिक हैं और मेयो भी प्रासंगिक है। और सच्चाई यही है कि औपचारिक अनौपचारिक पूरक होते हैं, ना अकेले टेलर से काम चलना है, ना अकेले मेयो से काम चलना है, हमें दोनों की जरूरत है। तो ये था मेयो का मानव संबंध सिद्धांत। एक लास्ट टॉपिक देखें, टेलर और मेयो की तुलना। चीजें हम जान चुके हैं, बस एक बार तेजी से देख लीजिए। एफ डब्ल्यू टेलर वर्सेस एल्टन मेयो, दोनों की कंपैरेटिव स्टडी सब पढ़ चुके हैं हम, बस अब यहाँ इस तरह से कंपैरेटिव स्टडी है ये।
टेलर और मेयो में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। सिमिलरिटीज क्या हैं, डिससिमिलरिटीज क्या हैं। टेलर थीसिस ग्रुप से जुड़े विद्वान हैं, मेयो एंटी थीसिस ग्रुप से जुड़े विद्वान हैं। एक बंद प्रणाली, दूसरा खुली प्रणाली, तो अंतर आपको पता है बहुत सारे। कुछ यहां सिमिलरिटीज भी लिखी हैं स्क्रीन पे। उद्देश्य दोनों का एक ही है और वो तो सबका वही है, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। दोनों ने देखिए संगठन के निम्न स्तर की स्टडी की। श्रमिक, टेलर के प्रयोग भी श्रमिकों के ऊपर थे और मेयो के प्रयोग भी देखिए उन्हीं के ऊपर है। दोनों ने अमेरिका में सिद्धांत दिया है, तो परिवेश एक जैसा है। टेलर और फ्योल को हम कंपेयर कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि एक अमेरिका दूसरा फ्रांस, लेकिन यहां नहीं है, दोनों अमेरिका। एक ही परिवेश, एक ही माहौल में सिद्धांत दिए हैं। दोनों प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। टेलर प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर है, मेयो ने प्राइवेट कंपनी में आके एक्सपेरिमेंट किए हैं और सिद्धांत दिया है। दोनों कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन, लड़ाई झगड़ा नहीं, संबंध। वो मानसिक क्रांति की बात कर रहे हैं, ये संबंधों की मधुरता की बात कर रहे हैं। दोनों सत्ता के दुरुपयोग या स्वविवेक पर अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं। टेलर ने मैनेजमेंट बाय एक्सपेक्शन की बात की थी, अपवाद द्वारा प्रबंध। प्रबंधक अपनी सत्ता का प्रयोग रेयर केस में करेगा। मेयो भागीदारी की बात कर रहे हैं, अकेले अब हमें निर्णय नहीं लेना है बल्कि आपसे पूछ के निर्णय लेना है। कहां से अब हम मिसयूज करेंगे अपनी पावर का, जब आपसे भी पूछेंगे तो बताएंगे आपको सब कुछ। तो दोनों के सिद्धांत देखिए एक्सपेरिमेंट बेस्ड हैं, प्रयोगों पर आधारित हैं। टेलर ने मिडवेल बेथलेहम प्रयोग किए हैं, मेयो ने हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो हैं कई सारी सिमिलरिटीज और असमानताएं। डिससिमिलरिटीज बंद और खुले वाली आप जान रहे हैं, सो वो आपको कॉपी करना है यहां। तो वो बस एक ही हमने लिख दिया कि टेलर मतलब बंद प्रणाली ए, मेयो मतलब खुली प्रणाली बी। सो करीब 11-12 अंतर हमें पता है, वो आप यहां कॉपी करें। उसके अलावा कुछ और अंतर यहां दिख रहे हैं, वो देखिए। टेलर का कहना है कि व्यक्ति संगठन के लिए है, जबकि मेयो का कहना है कि संगठन व्यक्ति के लिए। एरो उसी तरह से हमने लगाया है, व्यक्ति संगठन के लिए, तो वैसा एरो है व्यक्ति से संगठन। और यहां संगठन व्यक्ति के लिए, तो वैसा एरो है संगठन से व्यक्ति। दूसरे शब्दों में इसी बात को कहें तो टेलर के लिए देखिए आप, संगठन पहले है कि व्यक्ति पहले है? संगठन पहले है, उत्पादन पहले है। तो वही कह रहे हैं हम कि व्यक्ति संगठन के लिए, संगठन पहले। और मेयो देख लीजिए आप, मेयो के लिए व्यक्ति पहले, उसकी भावनाएं, उसकी समस्याएं पहले हैं, तब संगठन। तो मेयो के अनुसार संगठन व्यक्ति के लिए है, या उन्होंने संगठन को प्राथमिकता दी, इन्होंने व्यक्ति को। इस तरीके से हम कह रहे हैं उसी बात को। उसी बात को देखिए और दूसरे शब्दों में लिखा गया है। तीसरा पॉइंट, टेलर के अनुसार आप उत्पादन करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा और उससे आपकी संतुष्टि होगी, मतलब एक उत्पादक श्रमिक ही संतुष्ट श्रमिक होगा। मानसिक क्रांति, आप लोग उत्पादन बढ़ाने की चिंता करें, उत्पादन होगा तो सबको फायदा होगा, फायदा होगा तो संतुष्टि हो जाएगी, क्योंकि वो मान के चल रहे हैं कि व्यक्ति आर्थिक प्राणी है। तो उत्पादक श्रमिक संतुष्ट श्रमिक होगा। और मेयो कह रहे हैं कि संतुष्ट श्रमिक उत्पादक श्रमिक होगा। दोनों की सोच का बेसिक डिफरेंस है, देखिए ये दोनों की प्रायोरिटीज कैसे एकदम अलग अलग है। मेयो कह रहे हैं कि व्यक्ति चाहे तो उत्पादन बढ़ा सकता है, तो जरूरत है उसकी चाहत को समझने और संतुष्ट करने की। मतलब व्यक्ति अगर संतुष्ट हो जाएगा तो उत्पादन तो करेगा ही। टेलर कह रहे हैं कि उत्पादन करेगा तो संतुष्टि होगी, मेयो कह रहा है संतुष्टि होगी
तो उत्पादन होगा। यही है देखिए एकदम उत्तर दक्षिण वाला दोनों का रिलेशन, नॉर्थ साउथ वाला। एक के लिए प्रोडक्शन पहले है, दूसरे के लिए सेटिस्फैक्शन पहले है। एक इंजीनियर है, दूसरा सोशियोलॉजिस्ट है। क्यों है ये अंतर? तो बस एक इंजीनियर है, दूसरा सोशियोलॉजिस्ट। टेलर के लिए तकनीकी कौशल और मेयो के लिए सामाजिक। वही हमने कहा कि टेलर इंजीनियर हैं तो टेक्निकल चीजों की बात की है, मेयो सोशियोलॉजिस्ट हैं तो सामाजिक चीजों की बात की है। टेलर कंपनी के कर्मचारी थे, वहीं समस्याएं देखी थी, प्रयोग किए थे। मेयो बाहर से आमंत्रित विशेषज्ञ हैं। एक ही अंतर भी है इनका, प्रयोग भले दोनों ने किए लेकिन टेलर कंपनी के कर्मचारी थे, मेयो बाहर से आमंत्रित विशेषज्ञ थे। टेलर ने तकनीकों पर जोर दिया, मेयो ने संबंधों भावनाओं, मतलब वो टेक्निकल स्किल्स की बात कर रहे हैं, ये सोशल स्किल्स पे जोर दे रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण अंतर की टेलर ने लेबर यूनियंस की भूमिका को हतोत्साहित किया था। लेबर यूनियंस ने वैज्ञानिक प्रबंध की आलोचना की थी क्योंकि उन्हें अपनी भूमिका के खत्म हो जाने का डर था। और एल्टन मेयो उनकी भूमिका को प्रमोट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनकी भूमिका को बढ़ाया जाए। और लास्ट समय का अंतर है। टेलर का सिद्धांत आया 1910-11 में, मतलब लोक प्रशासन का विकास का प्रारंभिक दौर था। बच्चा था लोक प्रशासन, शैशव अवस्था, शिशु, चाइल्डहुड। मेयो का मानव संबंध आया 1939 में, मतलब लोक प्रशासन मैच्योर हो चुका है, यंग, परिपक्व अवस्था। तो ये बस टाइम का अंतर है। तो ये एफ.डब्ल्यू. टेलर और एल्टन मेयो को कंपेयर किया गया है। बंद और खुले वाले अंतर तो हैं ही, उनके अलावा जो और अंतर हैं वो यहां आप देख रहे हैं। तो ये था ह्यूमन रिलेशन थ्योरी या मानव संबंध सिद्धांत, टेलर और एल्टन मेयो की तुलना। आज यहीं तक। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। जेसीएम ज्वाइंट कंसल्टेंसी मशीनरी, संयुक्त परामर्शी तंत्र। संयुक्त का मतलब ही कि मैनेजर भी और लेबर भी, दोनों के ज्वाइंट। कुछ पूछना है किसी को? कल बात करेंगे मैरी पार्कर फॉलेट, जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर, लेडी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर है, महिला प्रशासनिक विचारक। कल बात करेंगे उन्हीं की, मैरी पार्कर फॉलेट। कुछ पूछना है किसी को या बंद करें? हाँ संतोष, क्लियर है। चले तो ठीक है, फिर आज यहीं रोक रहे हैं, कल मिलेंगे। टॉपिक होगा मैरी पार्कर फॉलेट। तो आप लोग आज मीटिंग छोड़ सकते हैं, कल मिलेंगे हम लोग। चल जी, जी प्रणाम जी, गुड नाइट।